morning to all of you. Today we will study about force and laws of motion. अभी मिड टर्म एग्जाम में हमारे दो चैप्टर जो है वो आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे. फर्स्ट है मोशन एंड सेकंड इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज मोशन एंड सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, मोशन के बारे में हम लोग मोस्टली डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं. डिस्कस हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी कर चुके हैं, बट सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फोर्स. तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुल और पुश. सिंपली आप लोग बोल सकते हैं पुल और पुश इज नोन एज द फोर्स. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में आपसे पूछा जाए व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो आप लोग क्या बता सकते हैं? इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड, इट कैन स्टॉप ए ऑब्जेक्ट. ठीक है, दीज आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स. ठीक है, मेनली दो टाइप की फोर्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं? जहां पे रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो. दैट आर नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल ए बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है. ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हम कब करेंगे? जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, देयर विल बी अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, बात करें हम मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, न्यूटन्स के जो हमारे पास 3 लॉ हैं उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, आपसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूछ लिया जाता है एग्जाम में. न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको डिफाइन करना हो, ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट or in motion will remain at rest or motion until we apply any external force. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है तो वो रेस्ट या मोशन में रहेगा कब तक? जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, डिफाइन करना आ सकता है आपके एग्जाम में. ठीक है, न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं. 1 नंबर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, तो आप इसको बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं. तो 1 मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक सेकेंडरी जो नेम है वो क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया. अब लॉ ऑफ इनर्शिया से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और आते हैं. जैसे सबसे पहली बात आती है व्हाट इज इनर्शिया. ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की. इनर्शिया इज एन इनहेरेंट और इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट विल अपोज द एक्सटर्नल चेंज. मतलब वो एक्सटर्नल चेंज का अपोज करती है एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी की. फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी. अगर आप उसको मोशन में लेके आएंगे तो बॉडी उसका अपोज करेगी. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इंटरनल प्रॉपर्टी, दैट इज ए प्रॉपर्टी नोन एज इनर्शिया. ठीक है, तो 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इनर्शिया. तो इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज द एक्सटर्नल चेंज. लिख सकते हो आप it is the internal property of any object due to which it opposes the external change.
है, इनर्शिया को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब हम कैसे कब कहेंगे कि इनर्शिया ज्यादा है या इनर्शिया कम है, कब बोलेंगे हम लोग। तो इनर्शिया जो डिपेंड करती है किस पे करती है, डिपेंड मास पे। ठीक है, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को मेजर करने के लिए जो हमारे पास एक मेजरमेंट है, दैट इज नोन एज द मास। जितना ज्यादा मास हो किसी बॉडी का उतना ज्यादा क्या होगा उसमें इनर्शिया, और जितना कम मास होगा उतना उसमें कम इनर्शिया होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मोर मास मोर इनर्शिया। ठीक है, लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एक देखो न्यूटन की फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, और न्यूटन के फर्स्ट लॉ का आपसे दूसरा नाम भी पूछ सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को डिफाइन करना आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क में एक क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप क्या लिखेंगे उसका मास। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है ए बॉडी, ए हैवी बॉडी और ए लाइट बॉडी विच हैव मोर इनर्शिया। तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम। तो मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बताए ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके पास मतलब कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को एक साथ दे सकता है, विद एग्जांपल पूछ सकता है, इनर्शिया की टाइप्स पूछ सकता है, जो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो इनर्शिया के बारे में सब कुछ। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया अगर आपसे पूछ लिया जाए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले इनर्शिया एट मोशन। ठीक है, इनर्शिया एट रेस्ट, और थर्ड इनर्शिया एट डायरेक्शन। ठीक है, मेनली 3 टाइप की हम इनर्शिया पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया एट डायरेक्शन। दीज 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया वी विल स्टडी इन आवर चैप्टर। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन? एग्जाम्पल से इसको थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक बस में खड़े हैं। ठीक है, यू आर स्टैंडिंग इन ए बस, और बस जो वो रेस्ट पे है, अचानक से बस है वो चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, सडनली इट मूव। जब सडनली मूव करती है तो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, सडनली मूव करती है तो आपकी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके जो फिट है, ठीक है, फिट जो है वो बस के साथ मोशन में आ जाते हैं, बट आपकी अपर बॉडी है वो उसका अपोज करती है। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन का अपोज होता है वहां पे। ठीक है, बात करें इनर्शिया एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी है, या बात करें इस सेम एग्जांपल लें, अगर हम लोग बस में खड़े हैं और बस चल रही है और अचानक से ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई होने तो वी फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल होते हैं। इसका रीजन क्या है? इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी रेस्ट में आ रही है पर हमारी जो अपर बॉडी है उसका अपोज करती है, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो क्या करती है? फॉल होती है। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास है इनर्शिया एट डायरेक्शन। आप लोग ये फील करते हैं कि जब भी हम लोग मान लो फॉर एग्जांपल किसी बस में जा रहे हैं, जब यू टर्न आता है तो यू टर्न में जिस डायरेक्शन में आपकी बस या आपकी गाड़ी टर्न करती है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बॉडी है वो क्या होती है? फॉल होती है। ठीक है, आपकी बॉडी उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, वो क्या? इनर्शिया एट डायरेक्शन। ठीक है, ये मतलब आपको क्या बोल सकता है? जो क्वेश्चन आएगा, मान लो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे दे सकता है? व्हाट इज इनर्शिया,
ठीक है, ये कहेगा डिफाइन इनर्शिया, राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ इनर्शिया एंड एक्सप्लेन विद वन एग्जाम्पल। आपको वन एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया यहाँ पे, वैसे आपको एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग ने बस का दिया, हम लोग हॉर्स का भी दे सकते हैं, ठीक है, कि एक हॉर्स राइडर है, ठीक है, सडनली हॉर्स टेंड टू मूव सो द राइडर विल फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल करेगा? वो इनर्शिया एट मोशन की वजह से करेगा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इनर्शिया के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क से लेके 3 मार्क तक के क्वेश्चन हुए वो इनर्शिया से बनते हैं, ठीक है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन बनता है न्यूटन के सेकंड लॉ पे, न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ पे। डिफाइन देखते हैं क्या है हमारे पास, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है आपको? न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसी भी बॉडी पे, उसके मोमेंटम में उतना ही चेंज आएगा। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसी बॉडी में टाइम के साथ जितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो उसके फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उसके मोमेंटम में उतना ही चेंज आता जाएगा। इससे पहले मोमेंटम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले मोमेंटम डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। मोमेंटम में 1 मार्क से लेके 3 मार्क तक के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज द मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट of mass and velocity, ठीक है। 1 मार्क में क्वेश्चन हो गया व्हाट इज मोमेंटम, साथ में आपको इसकी यूनिट भी पूछ सकता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से, ठीक है। इसको पी से डिनोट किया जाता है। तो पी इज इक्वल टू m क्रॉस v, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मतलब मोमेंटम हमारे पास है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, किसका? मोमेंटम का। डिनोट किससे करते हैं इसको? पी से। आप लोग याद रखेंगे इसको पी से डिनोट किया जाता है, राइट। अच्छा, इसकी यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मास की यूनिट क्या होगी? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं? यहां लिख लेते हैं इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर मान लो कहीं पे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, या आपको आपसे कह दे जाए द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, और आपको 4 ऑप्शन देगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है उसका राइट आंसर है, ठीक है। और पी से इसको डिनोट करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी क्या है? इसका फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं, 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। 1 मार्क्स के कैसे बनेंगे? अगर सिंपली आपको वेलोसिटी, मास और मोमेंटम के रिलेशन में पूछता है तो 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। अब अगर न्यूटन का सेकंड लॉ भी इसमें डाल देता है, फोर्स को भी अगर साथ में इंक्लूड कर लेता है, तो वो 3 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन पहुंच सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मास एंड वेलोसिटी की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्वेश्चन दे सकता है, किस टाइप क्वेश्चन देगा? क्वेश्चन आपको देगा जैसे फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम of a body is 50 kilogram मीटर पर सेकंड
have mass 20 या 10 kg. Find its velocity. किसी बॉडी का जो मास है वो है 10 kg, उसका मोमेंटम है 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी. तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी? मोमेंटम का फॉर्मूला पता है आपको, सॉल्यूशन. ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला वी नो व्हाट वी नो, P इज इक्वल टू m क्रॉस v. मोमेंटम कितना दिया आपको 50 इज इक्वल टू 10 इंटू v. यहां से हम क्या निकालेंगे, v फाइंड कर सकते हैं. तो v इज इक्वल टू 50 बाई 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. 5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं मोमेंटम में 2 मार्क्स के. 2 मार्क्स. और अगर सिंपली कोई क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल मास इनटू वेलोसिटी का, तो 1 मार्क में भी दे सकता है. 1 और 2 मार्क दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. 3 मार्क्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज मोमेंटम, राइट इट्स एसआई यूनिट, फर्स्ट पार्ट. और सेकंड पार्ट में कोई भी एक न्यूमेरिकल डाल देगा इस टाइप का. 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो मोमेंटम के क्वेश्चन 1 मार्क से लेकर 3 मार्क तक के क्वेश्चन आपको दे सकता है. ठीक है, अब न्यूटन के सेकंड लॉ में मोमेंटम को कैसे इंक्लूड किया जाता है वो हम देखते हैं. मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. पी से इसको डिनोट करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है. ठीक है, अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं. और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं. जैसे न्यूटन सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. फिर से सुन लीजिए, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, वहां से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. वो क्या आता है हमारे पास, F इज इक्वल टू ma. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स. तो न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या बताता है, वो फोर्स को डिफाइन करता है. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन टाइप में भी आ सकता है, और डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन. ठीक है, डिफाइन नीचे लिखा आएगा फोर्स, मोमेंटम, कुछ भी आ सकता है. तो उसका आंसर क्या होगा, फोर्स. न्यूटन का सेकंड लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, आपसे फोर्स की यूनिट पूछ सकता है 1 मार्क में. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, मास यूनिट क्या होती है केजी, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स. इसके अलावा इसकी यूनिट ऑफ क्या बोल सकते हैं, न्यूटन भी तो बोल सकते हैं, न्यूटन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब मोमेंटम का जो कंसेप्ट है उसको मिला के यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है. ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास थी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. उन इक्वेशंस को भी मर्ज करके क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव हो सकते हैं. 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो, 3 मार्क्स से क्वेश्चन. ठीक है, मोमेंटम और सेकंड लॉ को मिला के भी एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन किस टाइप से आता है उसको देखते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma. ठीक है, तो आपको मास दे दिया है, मान लो मास आपको दे दिया 2 kg, और ये आपको दे दिया जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए फोर्स. तो कैसे निकालेंगे आप फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1
2 न्यूटन। ठीक है, यहां से हम लोग फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ सकता है कि मान लो एक आपके पास एक कोई भी बॉडी है। ठीक है, बॉडी का मास आपको दे दिया जाए 20 kg और इस पे फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, पहले बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे है और इस पे फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो इसके पास एक वेलोसिटी आई। वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 10 मीटर पर सेकेंड की आ गई इसके पास वेलोसिटी आ गई और टाइम आपको दे दिया, टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड तक इस पे फोर्स लगाया और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछेगा कि कितना फोर्स इस पे अप्लाई किया, फोर्स आपसे पूछेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ए कैसे निकालेंगे? ए यहां से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। कैसे? v इज इक्वल टू u plus at. u is the initial velocity, v is the final velocity, a is the acceleration और t is the time. So रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u हमारे पास क्या आ गया? 0। ठीक है, बात करें हमारे पास a कैसे निकालेंगे? a निकाल लेते हैं हमारे पास v माइनस u बाई टी, मतलब a हम निकाल सकते हैं। हमें तो a निकालना है तो a तो नहीं, v तो अपने पास है ही। v कितना है? देखिए v 10 है। ठीक है, v 10 है और a इंटू 3, तो हमारे पास a कितना आ गया? 10/3। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10/3। तो फोर्स हमारे पास मास कितना है? 20 और a की वैल्यू कितनी है अपने पास? जैसे ये आ गया हमारे पास 10 इज इक्वल टू 3a, तो a इज इक्वल टू 10/3, तो 10/3 200/3 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन को भी मर्ज करके आपको कोई ना कोई क्वेश्चन वो दे सकता है। ठीक है, अभी हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज किया है। 2 और इक्वेशंस हैं, उनके बेसिस पे भी क्वेश्चन ही बना सकता है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ पे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं 3 मार्क्स के। ठीक है, मोमेंटम पे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। जैसे आपको फॉर एग्जांपल्स आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है इन अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी u। ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड द मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। फाइंड द मोमेंटम of the body at the highest point। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू मास और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चंस को वो अलग फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को मर्ज करके दे सकता है। ठीक है, मोमेंटम को मर्ज करके दे सकता है। ठीक है, मतलब कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ पे तो आपके पास मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाएगा वो मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, और न्यूटन के थर्ड लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ पे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी डिफाइन करना आ सकता है, विद एग्जांपल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, स्विमिंग, जो स्विमिंग करते हैं, ठीक है, वो भी एक न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जांपल है। वॉकिंग ऑफ ए मैन इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ को डिफाइन करके आपको एक एग्जांपल के साथ वो 2 मार्क्स में
पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नेक्स्ट टॉपिक है। कंजर्वेशन व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंटम तो आप सभी को पता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। मतलब कोई भी बॉडी है, ठीक है, और उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो मतलब बॉडी के पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा, अगर किसी बॉडी का मास चेंज हो रहा है तो भी मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, और मोमेंटम जो है वो P और V पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मास और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मोमेंटम में चेंजमेंट आएंगे, ठीक है। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, मोमेंटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, या फिर कहें इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। हम लिख सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम remains constant, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तभी ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मतलब एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो देयर, ठीक है। तो वहां पे हम ये कंजर्वेशन मोमेंटम की प्रॉपर्टी को मतलब फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है वहां पे, जीरो है, ठीक है। तो वहां पे जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल दो बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, और अगर आपस में दोनों कोलाइड होती हैं, तो कोलाइड होने से पहले और कोलाइड होने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कैसे, देखते हैं यहां पे। जैसे मान लो ये बॉडी आपके पास A, इसकी वेलोसिटी है u1, और एक सेकंड बॉडी है B जिसकी वेलोसिटी है u2। मान के चलते हैं यहां पे कि u1 इज ग्रेटर देन u2, ठीक है। तो दोनों कोलाइड होंगे आपस में। भाई अगर u1 ग्रेटर देन u2 है तो क्या होंगे, दोनों कोलाइड। तो आगे जाके दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। v1 v2, बॉडी हमारे पास क्या है, a b, ठीक है। मतलब ये टकराने से पहले का हमारे पास मतलब इसकी वेलोसिटी और मास है। मास मान लेते हैं, इसका मास m1, मास m2, m1 m2 m1 m2, ठीक है। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। तो मोमेंटम वो इसकी वेलोसिटी है v2 वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टकराने से पहले का मोमेंटम क्या आएगा, m1, u1 दोनों को कंबाइन कर देंगे प्लस m2 u2, ठीक है। टकराने के बाद मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो टकराने से पहले और टकराने का बाद का मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपके पास न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल की फॉर्म में 3 नंबर में आ सकता है, डेरिवेशन आ सकता है इसका, ठीक है। कंजर्वेशन मोमेंटम को डिराइव करना भी आ सकता है 3 मार्क्स में,
और न्यूमेरिकल किस टाइप से आएंगे, जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, और एक बुलेट फायर की गई, और बुलेट फायर करेंगे तो बॉडी के अंदर वो बुलेट मान लो एंटर कर जाती है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एंटर करने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं आपको, देखिए ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है, ठीक है, और यहां से एक बुलेट फायर हुई, बुलेट फायर हो रही है मान लो u वेलोसिटी से, कुछ देर बाद वो इससे टकराई और दोनों किसी वेलोसिटी से आगे मूव करके, मान लो v वेलोसिटी से मूव करके, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करना पड़ेगा ये वेलोसिटी निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका मोमेंटम, मतलब टकराने से पहले का मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टकराने से पहले का मोमेंटम क्या आएगा, m1, या इसका मास अगर आप मानते हो m, इसका मानते हो स्मॉल m, ठीक है, तो क्या आएगा m u, और ये जो ब्लॉक था ये पहले रेस्ट में था, तो +0, टकराने का बाद का मोमेंटम मतलब दोनों का मास क्या हो जाएगा, एड m + m × v, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से बनेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का बन सकता है, ठीक है। न्यूटन के सेकंड लॉ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम पे न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूटन के थर्ड लॉ में रिकॉइल ऑफ द गन, रिकॉइल ऑफ द गन की बात करें हम, तो रिकॉइल ऑफ द गन पे भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है कि अगर एक बुलेट फायर की जाती है तो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, कितनी वेलोसिटी से आएगी वो उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है, वो भी उसको भी हम निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है। 1 मार्क के क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कहां से आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन की बात करें तो न्यूटन का सेकंड लॉ डिराइव करना आ सकता है 3 मार्क्स में, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी डिराइव करना आपसे पूछ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपसे मोस्टली यही चीजें पूछेगा, ठीक है। कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।